मर जावा तेरे इश्क में एपिसोड 2। विकास अपनी बाइक पर कविता को बैठाकर अपने छोटे से घर की ओर निकला। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला। हवा चल रही थी, लेकिन कविता के भीतर एक अजीब सी खामोशी जम चुकी थी। जैसे ही वे घर के दरवाजे के पास पहुंचे और अंदर जाने लगे, अचानक वहां एक हट्टा कट्टा आदमी सामने आ खड़ा हुआ। उसने विकास का हाथ जोर से पकड़कर उसे पीछे ढकेल दिया और सख्त लहजे में बोला, अब तू इस घर में नहीं रह सकता, चल निकल यहाँ से। विकास हक्का भक्का रह गया। यह वही घर था जो उसे कंपनी की तरफ से मिला था, वही कंपनी जहाँ वह मेहनत मजदूरी करके काम करता था, और वही कंपनी जो कविता के पिता केशव जी की थी। आदमी ने आगे कहा, केशव साहब का हुक्म है, आज के बाद तुझे न यह घर मिलेगा और न तेरी नौकरी रहेगी। कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। एक ही पल में विकास के पैरों तले जमीन खिसक गई। शादी का पहला ही दिन था और हाल यह हो गया था कि वह अपनी पत्नी को सिर छुपाने की जगह तक नहीं दे पा रहा था। वह चुपचाप खड़ा रहा, ना गुस्सा ना सवाल, बस एक टूटा हुआ आदमी। दूसरी ओर कविता यह सब सुनकर अंदर ही अंदर बिखर गई। आज उसके पिता ने न सिर्फ उसे घर से निकाला था, बल्कि उसके पति से उसका घर और रोजगार भी छीन लिया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था, जो पापा कल तक उसे अपनी जान कहते थे, जिसे वह अपना गुरूर मानते थे, जिसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे, वही पापा एक ही पल में इतने पराये कैसे हो गए। कविता की आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे, ओंठ कांप रहे थे, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। आज वह सिर्फ बेटी नहीं हारी थी, आज उसने अपने पिता, अपना घर और अपनी दुनिया सब कुछ एक साथ खो दिया था। तभी विकास ने हिम्मत जुटाकर कड़क आवाज में कहा, ऐसे कैसे? तुम मुझे मेरे ही घर में रहने से रोक सकते हो, और नौकरी से निकालना इतना आसान नहीं होता। नौकरी छुड़वाने से पहले 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। वह हट्टा कट्टा आदमी घनश्याम ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसकी आंखों में घमंड और आवाज में जहर था। मुझे तुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, वह रूखेपन से बोला। बस इतना जान ले, तू इस घर में नहीं रह सकता और तेरी नौकरी खत्म। मेरे मालिक का हुक्म है और उनके हुक्म मेरे लिए पत्थर की लकीर है। वह आगे बढ़ा और उंगली दिखाते हुए बोला, चल निकल यहाँ से, और धक्के मारकर भगाया जाएगा अगर ज्यादा जुबान चलाई। फिर वह तंज कसते हुए बोला, जब तूने मालिक की लड़की को भगाकर शादी की थी, तब तुझे नहीं पता था ना कि तेरा अंजाम क्या होगा? या फिर यह सोचकर शादी की थी कि अच्छी मुर्गी हाथ लग गई है, बड़े घर में शादी कर ली, अब सारी जिंदगी ऐसे कटेगी? उसने जहर उगला, पर तेरा हिसाब उल्टा पड़ गया। यह सुनते ही विकास का सब्र टूट गया। गुस्से से लाल आंखों के साथ उसने घनश्याम का कॉलर पकड़ लिया और गरजा, अपनी हद में रह। मैंने कविता से प्यार किया है, मुझे उसकी दौलत से, उसके बाप की प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है। घनश्याम ने उसके हाथ झटक दिए और ठंडे स्वर में बोला, अच्छा, जब कुछ लेना देना ही नहीं है तो उठा अपना सामान और निकल इस घर से। इतना कहकर घनश्याम अंदर गया। कुछ ही पलों में वह विकास के कपड़े एक पुराने सूटकेस में ठूसकर बाहर जमीन पर फेंक देता है। चल बाहर निकल, वह चिल्लाया। विकास और कविता स्तंभ खड़े रह गए। आसपास के मोहल्ले के लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। कोई फुसफुसा रहा था, कोई घूर रहा था और कोई चुपचाप सब कुछ देख रहा था। शादी का पहला दिन, और हाल यह था कि न घर, न नौकरी और न ही इज्जत। सब कविता सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। आज उसके प्यार की कीमत सबके सामने इस तरह चुकाई जा रही थी। अब खुलकर आपस में बातें करने लगे थे। किसी के चेहरे पर हैरानी थी तो किसी की आंखों में जलन और किसी की जुबान पर जहर। एक औरत बोली, कैसी लड़की है यार, अपने बाप का इतना बड़ा घर, इतना बड़ा बिजनेस छोड़कर एक नौकर से शादी कर ली। तभी दूसरी औरत तंज कसते हुए बोलती है, कहीं पेट में बच्चा तो नहीं है, इसलिए मजबूरी में शादी करनी पड़ी होगी। इज्जत बचाने का यही तरीका रहा होगा। पीछे से किसी आदमी की आवाज आई, अरे भाई, विकास तो बड़ा पहुंचा हुआ निकला, क्या जाल बिछाया है बड़े घर की लड़की पर। काश हमें भी ऐसे कोई मिल जाए, हम भी अपनी जिंदगी सेट कर लें।
कोई हंसा, कोई सीटी बजाने लगा और कोई मजे लेकर तमाशा देख रहा था। हर शब्द कविता के दिल को चीरता जा रहा था। वह सिर झुकाए खड़ी थी, जैसे जमीन में गड़ जाना चाहती हो। विकास का भी सब्र अब जवाब दे चुका था। वह आगे बढ़ा, आवाज में गुस्सा था और उसने बहुत तेज से चिल्लाया, आप सब लोग चुप हो जाइए। वह जोर से बोला। मोहल्ले में एक पल को सन्नाटा छा गया। यह मेरी पर्सनल जिंदगी है, आप लोगों को बोलने का कोई हक नहीं बनता। मैंने क्यों शादी की, किससे की, यह मेरा और मेरी पत्नी का फैसला है। उसने कविता की ओर देखा, फिर सबकी तरफ। हम दोनों के प्यार की कीमत आप लोग कभी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आपने कभी प्यार को इज्जत से ऊपर रखा ही नहीं है, देखा ही नहीं है। उसके शब्द तीर की तरह लगे। कुछ लोग नजरें चुराने लगे, कुछ चुप हो गए और कुछ शर्मिंदगी में पीछे हट गए। लेकिन नुकसान हो चुका था। शादी के पहले ही दिन प्यार को सरेआम कुचला जा चुका था। घनश्याम ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा, चल चल, अपना भाषण बंद कर, सामान उठा और यहाँ से निकल, और अपनी बीवी को भी लेकर जा। अगर और बेइज्जती करवानी है तो यहीं खड़ा रह, नहीं तो चुपचाप निकल जा। घनश्याम की बात सुनते ही कविता ने धीमे से विकास की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उस नजर में एक ही बात थी, अब चलो, और अपमान सहने की ताकत नहीं बची मुझ में विकास। विकास ने बिना कुछ कहे जमीन पर पड़ा सूटकेस उठाया, कविता का हाथ थामा और उसे लेकर वहां से निकल गया। बाइक धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। शहर पीछे छूटता गया और उनके दिलों का बोझ और भारी होता चला गया। करीब 2 किलोमीटर आगे जाकर विकास ने सड़क किनारे बाइक रोक दी। वह वहीं खड़ा हो गया, मानो अब और चलने की हिम्मत ही न बची हो। उसने कविता के दोनों हाथ थाम लिए, आवाज कांप रही थी, आंसू आंखों से बह रहे थे। विकास ने कहा, कविता मुझे माफ कर दो। वह टूटे हुए स्वर में बोला, शादी के ही पहले दिन तुम्हें क्या क्या देखना पड़ रहा है। काश तुम मुझसे प्यार न करती, काश तुम मुझसे शादी न करती, तो आज तुम्हारी जिंदगी कुछ और होती। उसकी आवाज भर आई, तुम महलों में पली बढ़ी हो और आज मेरे कारण सड़क पर खड़ी हो। कविता ने धीरे से विकास के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन शब्दों में भरोसा। विकास, वह शांत स्वर में बोली, यह सब किस्मत का खेल है, ये तुम्हारे कारण नहीं हुआ, मानती हूँ आज बहुत बुरा हो रहा है। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। मुझे तुम्हारे प्यार पर पूरा भरोसा है। विकास ने भर्राई आवाज में कहा, हर लड़की के सपने होते हैं कविता, शादी के पहले दिन, ससुराल में स्वागत, अपनों का प्यार, आशीर्वाद। उसकी आवाज टूट गई, और मैं तुम्हें एक छत तक नहीं दे पाया। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कविता ने उसका सिर अपने कंधों से लगाया। बुरा वक्त है विकास, कट जाएगा। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कट जाएगा। मुझे भरोसा है, एक दिन हमारा भी वक्त आएगा। थोड़ी देर बाद विकास ने जेब से मोबाइल निकाला और अपने दोस्त राहुल को फोन लगाया। सारी बात बताते हुए बोला, राहुल, क्या मैं और कविता कुछ दिन तुम्हारे घर रह सकते हैं? फोन के उस तरफ से बिना एक पल सोचे आवाज आई, अरे यार, क्यों नहीं, मेरा घर तेरा ही घर है, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। इतना कहकर राहुल ने फोन काट दिया। विकास ने राहत की सांस ली। कविता की तरफ देखकर कहा, राहुल ने रहने के लिए बोल दिया है, चलो वहीं चलते हैं। कविता ने हल्के से सिर हिलाया। बाइक फिर से चल पड़ी। इस बार मंजिल छोटी थी, घर उधार का था, लेकिन साथ में प्यार, भरोसा और उम्मीद अब भी जिंदा थी, और शायद यही उनकी असली शुरुआत थी। दूसरी तरफ कविता के मायके में केशव जी का हाल गुस्से से बेहाल था। उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर लिया था। कमरे के अंदर जो हाथ आया वह उसे गुस्से में इधर उधर फेंकते जा रहे थे। कुर्सी, फाइलें, शोपीस, मानो हर चीज पर अपना टूटा हुआ गुस्सा निकाल रहे थे। बाहर खड़ी रेखा जी घबराई हुई आवाज में बार बार कह रही थी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपका बीपी बढ़ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। इतना गुस्सा मत करिए, भगवान के लिए। अंदर से केशव जी की कड़क आवाज आई, आप यहाँ से चले जाइए, मुझे अभी किसी की बात नहीं सुननी। वे दहाड़ उठे। जिस लड़की को मैंने जान से ज्यादा प्यार किया, उस लड़की ने आज मेरा घमंड तोड़ दिया, समाज में मेरी बेइज्जती कर दी। उनकी आवाज दर्द और गुस्से से कांप रही थी। अब मैं उस लड़के के घर वालों को क्या जवाब दूं, जिससे इसकी शादी तय की थी? मेरी नाक कटवा दी इस लड़की ने। वे पल भर को रुके, फिर जहर उगलते हुए बोले, काश
ये लड़की पैदा होते ही मर गई होती तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। रेखा जी की आंखें भर आई। वे दरवाजे के पास आकर बोली, बस करिए, इतना गुस्सा करेंगे तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। वह जा चुकी है, अब उसके पीछे आप खुद को बीमार क्यों कर रहे हैं? थोड़ा संभलते हुए उन्होंने कहा, और लड़के वालों से जो बात करनी है वह मैं कर लूँगी, उन्हें समझा दूँगी, आप कुछ मत करिए। लेकिन केशव जी का दर्द अभी शांत नहीं हुआ था। वे टूटे स्वर में बोले, और जो समाज में मेरी बेइज्जती होगी उसका क्या? उनकी आवाज़ भर आई। जो लोग कल तक मुझसे नज़रें झुकाकर बात करते थे, आज मेरी ही बेटी की वजह से वह मुझे आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। उन्होंने गहरी सांस ली। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा इस लड़की ने। यह केशव जी का गुस्सा नहीं, बल्कि एक बाप का टूटा हुआ अभिमान और जख्मी दिल था।